नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत जॉन लॉक की संप्रभुता और व्यक्तिवाद संबंधी विचार और अंत में जॉन लॉक के विचारों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन। जॉन लॉक ने कहीं भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। शायद उसको हॉब्स की निरंकुश शक्ति का भय था। उसने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। वह इस शब्द का प्रयोग मात्र व्यवस्थापिका के लिए करता है। जहाँ भी विधि निर्माण का कार्य होगा वहाँ ही सर्वोच्च सत्ता निवास करेगी। वह राजा को प्रभु नहीं मानता, लेकिन जिस समय वह कानून के निर्माण के लिए कार्य करता है या उसमें हिस्सा लेता है तो सर्वोच्च सत्ता कहलाने का हकदार है। यहाँ वह निरपेक्ष राजतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। उसके अनुसार निरपेक्ष राजतंत्र नागरिक सरकार का कोई रूप नहीं है और वह इस प्रकार की सरकार को प्राकृतिक अवस्था से भी निष्कृष्ट मानता है। यदि नागरिक समाज में यदि व्यवस्थापिका जनता की संपत्ति को छीनने का प्रयास करती है या उसको निरंकुश शासन के अधीन दास के समकक्ष बनाने का प्रयास करती है, इसी प्रकार सरकार की समाप्ति भी उस समय कर दी जाती है जबकि वे व्यवस्थापिका के कानूनों का अतिक्रमण आरंभ कर देती है। विधानसभा को स्वतंत्रता के साथ मिलने या कार्य करने में बाधा डालती है, स्वतंत्र चुनाव को टालती है, जनता को विधि से सत्ता के सुपुर्द कर देती है। इस प्रकार के विषयों में जब सरकार का अवसान हो जाता है उस समय जनता का अधिकार है कि वह नवीन व्यवस्थापिका का निर्माण उसके सदस्यों में परिवर्तन करके या संपूर्ण नवीन सदस्य चुनकर दोनों के मिश्रण को लाकर कर सकती है। वह इस कार्य को अपनी सुरक्षा और भलाई को मद्देनजर रखकर कर सकती है। स्पष्ट है कि जहाँ हॉब्स प्रभुसत्ता एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की सभा को समर्पित करता है और उसको वैधानिक तौर पर हर प्रकार की असीमित शक्ति प्रदान करता है, वहाँ लॉक की संप्रभुता न तो राजा के पास ही है और न व्यवस्थापिका के पास ही लॉक की व्यवस्थापिका है, परंतु वह निरंकुश नहीं। लॉक की प्रभुसत्ता पर भी जनता की प्रभुसत्ता पर भी लॉक सीमाएं लगाता है। वह इस सत्ता को वह प्रभुसत्ता नहीं मानता है। जनता की सर्वोच्चता मात्र उस समय ही प्रयोग में लाई जा सकती है जिस समय सरकार भंग हो जाती है। सरकार द्वारा कार्य करते रहने पर जनता की सर्वोच्चता नहीं के बराबर है। अतः जनता को विरोध करने का अधिकार सशर्त है। जब सरकार समझौते को तोड़ती है तो जनता प्रभु बनती है, अन्यथा नहीं। लॉक का व्यक्तिवाद। लॉक व्यक्तिवाद का महान पोषक था। उसकी दार्शनिक पद्धति की बुनियाद व्यक्ति और उसके 3 अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है। उसने अपने दर्शन में व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा कैसे की जाए पर अधिक जोर दिया है। उसे राज की दमन का भय था, इसलिए उसने राज की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध लगाए। यह देने योग्य है कि वे व्यक्ति का न्यायस्तर समाज को मानता है और समाज का न्यायस्तर राज को, परंतु वह राजा और मंत्रियों के कार्यों का विश्वास की दृष्टि से देखता है। स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा में विरोधी नियंत्रण स्थापित किए गए हैं। विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है तो दूसरी तरफ समुदाय शासन को सीमाओं में रखता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु व्यक्ति पर तो दायित्व केवल उस समय आता है जबकि समाज विघटित हो जाता है। इस प्रकार शासक समाज का प्रतिनिधि मात्र है। वह हॉब्स का लेवियाथन नहीं है जो जनता व समाज पर अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग कर सके। लॉक के शासक के पास कुछ अधिकार अवश्य है, लेकिन उनका प्रयोग भी सीमित है। वे व्यक्ति के अधिकारों का विशेष परिस्थितियों में ही अतिक्रमण कर सकता है। फिर भी व्यक्ति के 3 जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। वह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज और राजनीतिक समाज की रचना ही इसलिए करवाता है कि उसमें व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करवाई जा सके। इससे भी आगे बढ़कर यदि हम लॉक के धार्मिक विचारों देखो तो उसमें व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक दिखती है। वह किसी भी धर्म का प्रतिबंध व्यक्तियों पर लगाना नहीं चाहता है। वह यहाँ सहिष्णुता की नीति अपनाकर कहता है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की आज्ञा अनुसार किसी भी धर्म या समुदाय में सम्मिलित हो सकता है। सरकार का जन्म, जीवन और अंत व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। व्यक्ति के लिए समाज या सरकार को सेवा कार्य करने हैं। वे अपनी संपत्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले सकते। वे उसकी संपत्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले सकते। इस प्रकार लॉक ने व्यक्तिवाद को एक अजय राजनीतिक तथ्य बताया है। लॉक का व्यक्तिगत उस समय तो चरम सीमा पर पहुंच जाता है जबकि वह व्यक्ति की सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्रदान कर देता है। यहाँ तक कि आदर्शवादी ग्रीन भी लॉक के उदारवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। इस प्रकार लॉक का व्यक्तिवाद राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन है।
फिर भी लॉक के व्यक्तिवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकारों की पूर्ण रक्षा की है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में इसने बहुत नुकसानदायक कार्य किए हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि जब व्यक्तिवाद का सिद्धांत जब उद्योग में लगाया गया तो श्रमिकों के अधिकार, श्रमिकों और पूंजीपतियों के संबंध में बहुत बड़ी हानि हुई। नेक्स्ट है सहिष्णुता संबंधी या धर्म संबंधी विचार। लॉक ने इस बात पर बल दिया है कि साहित्य के सिद्धांतों की मांग है कि सहिष्णुता होनी चाहिए। ईसाई के उपदेशों में भी सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया गया है। मानव विवेक का भी यह भी आदेश है कि सहिष्णुता हो। वे चर्च को एक स्वतंत्र स्वैच्छिक समुदाय मानता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी चर्च का सदस्य नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि माता पिता का धर्म ही बच्चों का धर्म हो। अर्थात व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा या उपासना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लॉक ने चर्च को कठोर निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के विषय में किसी प्रकार का दखल न दें। उसका कहना है कि चर्च यदि किसी से रुष्ट है तो वह उसको अपनी सदस्यता से निष्कासित कर सकता है, परंतु उसके निष्कासन के राजनीतिक परिणाम कुछ भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ राज्य को भी चाहिए कि राज्य को व्यक्तियों के धार्मिक विश्वासों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। उसका कथन है कि ईसाई नैतिक दृष्टि से धार्मिक विश्वास के मामलों में राज्य शक्ति का प्रयोग अनुचित एवं व्यवहारिक है। राज्य को किसी प्रकार की जनराय को कुचलने का प्रयास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि राज्य की सुरक्षा में शांति को उस राय से खतरा पैदा न हो। ऐसी स्थिति में चाहे विचार ईश्वर से संबंध रखते हो या नैतिक जीवन या व्यवहारिक जीवन से ही क्यों न संबंध रखते हो, राज्य उनको कुचल सकता है। नेक्स्ट है लॉक के विचारों का मूल्यांकन, जिसमें हम फर्स्ट करते हैं उसके विचारों की आलोचना। फर्स्ट है मानव स्वभाव। लॉक मानव स्वभाव को नेक बताता है, लेकिन कहीं पर भी इतना इतिहास की कसौटी पर मानव स्वभाव इतना नेक नहीं उतरता। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था की जो न्यूनताएं लॉक ने गिनाई है, जिसके आधार पर राजनीतिक समाज में व्यक्तियों को लाता है, वे नहीं के बराबर है। मनुष्य उस अवस्था में एक प्रकार से स्वर्णिम युग में रह रहा होता है। इस प्रकार यदि ये बात स्वीकार कर लें तो लॉक की जो संविधाएं हैं दिखावा मात्र बन जाती है। नेक्स्ट है बहुमत के हाथ व्यक्ति की निहिता। लॉक एक तरफ तो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के अधिकारों की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ वह बहुमत के हाथ में व्यक्ति तो क्या अल्पमत के समस्त अधिकारों को समर्पित कर देना चाहता है। इस तरह लॉक कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सका कि बहुमत भी कभी अत्याचारी हो सकता है। उसने तो राजशाही के दोषों को देखा और यह उसकी दूरदर्शिता की महान कमी है। नेक्स्ट है राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। लोक राज्य को मात्र पुलिस राज्य बनाकर रख देता है। शिक्षा, नैतिक, सांस्कृतिक आदि कार्यों को कोई महत्व नहीं देता है। वह राज्य को केवल रक्षा और सुरक्षा के कार्य देकर राज्य के प्रति अन्याय करता है। नेक्स्ट, क्रांति के समय राजकीय सुरक्षा। लॉक के चिंतन में व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है, उसे राज्य के अत्याचार का भय है, अतः व्यक्ति को क्रांति करने की अनुमति प्रदान करता है। वह यहाँ ये भूल जाता है कि राज्य भी तो व्यक्तियों द्वारा ही चलाया जाता है। यदि व्यक्ति क्रांति करता है तो राज्य उस समय अपने आप को कैसे बचाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था लॉक ने कहीं भी नहीं की है। नेक्स्ट, व्यक्ति को असाधारण महत्व। लॉक ने व्यक्ति को असाधारण महत्व देकर राज्य को मात्र एक अंगरक्षक बना दिया है। लॉक के राज्य को देखने से लगता है कि वह कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के सीमित स्वार्थों की प्रतिपूर्ति हेतु बनाई गई एक सहायकों की संस्था है। यह न तो स्वयं व्यक्ति के लिए ही उचित है और न राज्य के लिए ही। नेक्स्ट है लॉक का राज्य व्यक्तियों का योग मात्र है। प्रोफेसर वाइन के मतानुसार लॉक का राज्य एक ऐसा निगमित निकाय है जिसका अपना सामुदायिक जीवन है। वह तो केवल व्यक्तियों का योग मात्र है जो कुछ विशिष्ट और सीमित प्रयोजनों के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं, परंतु अन्य सभी मामलों में प्राकृतिक स्वतंत्रता को आरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता के सिद्धांत की अस्पष्टता। प्रोफेसर बारकर का मत है कि लॉक का प्रभुसत्ता का सिद्धांत अस्पष्ट और अनिश्चित है। प्रभुसत्ता का निवास कहाँ हो, कभी वे व्यवस्थापक की और कहीं कहीं कार्यपालिका को सर्वोच्च मानता है, परंतु व्यक्ति की ओर अधिक झुकाव होने के कारण वे समुदाय को प्रभु बनाता है, परंतु समुदाय की इच्छा बहुत ही कम अवसरों पर काम में आती है। नेक्स्ट है समाज के समान हित की व्यवस्था का भाव। प्रोफेसर बाइन के अनुसार लॉक ने समाज के समान हित के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की है। उसने व्यक्ति के अधिकारों द्वारा व्यक्ति समाज की शक्ति पर नियंत्रण लगाए हैं।
उदारवादी की दृष्टि से विचार सही है, परंतु यह कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। नेक्स्ट, जटिलताओं का आधार। लॉक का चिंतन ऊपर से देखने पर तो साफ लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी जटिलताएं छिपी हुई हैं। इस जटिलता के कारण ये समझना कठिन है कि उसका बाद के सिद्धांतों से क्या संबंध है। विचारकों ने उसके दर्शन के जिन तत्वों को तुरंत ग्रहण किया वे उसके सबसे स्पष्ट हैं, लेकिन साथ ही सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य थे। नेक्स्ट, लॉक के राजनीतिक चिंतन को दें, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक अधिकार। आधुनिक प्रजातंत्र उदारवाद के मूल मंत्र स्वतंत्रता और समानता लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में निहित हैं। उसने मनुष्य के संपत्ति के अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा युक्त राज्य की रचना की है। कोई भी राज्य व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले राज्य के विरोध में क्रांति का वह अधिकार देता है। इस प्रकार लॉक उन प्राकृतिक अधिकारों का पक्षपाती है जो आज के युग में स्वीकारे गए हैं और उसके युग की एक महान मांग थी। दूसरा, व्यक्तिवाद। दूसरी ओर महान देन जो प्राकृतिक अधिकारों से पूर्णतः संबंध है वह है व्यक्तिवाद। लॉक ये जानता था कि राज्य में सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की है। निरंकुश शासन में व्यक्ति एक छोटे से पुर्जे की तरह तुच्छ रहकर बनकर रह जाता है। वह उसकी सुरक्षा के लिए अपने विचारों को लेकर आया और चारों तरफ से तर्क लाकर एक केंद्र बिंदु व्यक्तिवाद के चारों ओर लगा दिए हैं। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लॉक ने कभी भी कार्यपालिका पर विश्वास नहीं किया था, अतः वह विधि निर्माण का कार्य उसको नहीं देना चाहता था। उसे इन दोनों शक्तियों को एक साथ देने पर निरंकुशता के जन्म की आशंका थी। मॉन्टेस्क्यू यद्यपि सिद्धांत को अधिक स्पष्ट कर पाया, परंतु उसने लॉक से बहुत अधिक कुछ सीखा। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। लोक सरकार के समस्त अंगों में सर्वोच्च सत्ता व्यवस्थापिका को देना चाहता है, परंतु व्यवस्थापिका का अंगों की संबंधता स्थिति में सर्वोच्च मानता है और कहता है कि व्यवस्थापिका में सर्वोच्च शक्ति है और वह समाज में निहित है। वह राज्य को तो कुछ अधिकार ही देता है, बाकी जनता के पास छोड़ देता है। अतः वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है वैधानिक शासन। मैक्सी के अनुसार वह एक प्रथम विचारक था जिसने इतने स्पष्ट और शक्तिशाली वाक्यों में कहा है कि वैध और अवैध क्या है। उसने बताया कि जनता की सहमति पर आधारित सरकार वैध है और जिस सरकार के पीछे जन सहमति नहीं है वह अवैध है। उसके इस विचार से स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी शासक शक्ति के आधार पर अपनी सत्ता स्थापित तो कर सकता, परंतु वह वैध नहीं है। नेक्स्ट, संसदीय लोकतंत्र का जनक। लॉक ने वैसे तो अपने चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति को बनाया है, परंतु व्यक्ति के हितार्थ जो संविधा उसने बनाई उसमें लोकतंत्रीय राज्य निकल आया। उसने सरकार का वर्गीकरण करके अरस्तु द्वारा प्रस्तुत रूपों को बताया, परंतु प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उसने इससे भी आगे बढ़कर अपने विचारों को संसदात्मक सरकार पर लाकर टिका दिया। अतः स्पष्ट शब्दों में उसने बताया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है उपयोगितावाद। लॉक नैतिक मूल्यों का विवेचन करते स्पष्ट करता है कि मनुष्य नैतिक मूल्यों का पालन इसलिए करता है कि उनके पालन में उसे आनंद प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य उन कार्यों को करता है जिससे आनंद मिलता है और उन कार्यों को नहीं करना चाहता जिनको उसे कष्ट होता है। स्पष्ट है कि मनुष्य की उपयुक्तवादी का हामी है। इस प्रकार उसने बेंथम के उपयुक्तवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत। धर्म के विषय में सहिष्णुता के सिद्धांत का पक्षपाती है लॉक। वह रोमन कैथोलिकों, नास्तिकों और मुसलमानों के अलावा सबको राज्य में बर्दाश्त करता है। उसकी इस असहिष्णुता और विचार की 20वीं सदी के विचारक कटु आलोचक करते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक राज्य एक सार्वभौम राज्य बन गया है, परंतु 17वीं शताब्दी की चर्च और राज्यों के झगड़े धर्म के नाम पर विनाश करने के कार्यों पर मद्देनजर रखने वाले समय में धर्म के प्रति श्रेष्ठता दिखाने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। उसने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य को कभी भी धार्मिक मामले में विश्वास के मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यह विश्व को उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। लास्ट में है श्रम की महत्वता। उसने संपत्ति को श्रम से संबंध करके मार्क्स, एडम स्मिथ और रिकॉर्डो को बहुत प्रभावित किया। ग्रीन भी उसके इस सिद्धांत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस प्रकार लॉक का सबसे महान कार्य यह था कि उसने उस समय की परिस्थिति को पहचाना और बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जो असंगतियों के होते हुए भी लोकप्रिय हुई। अतः हम
उसको एक व्यक्तिवादी विचारधारा की रक्षा करने वाले व्यवहारवादी चिंतक कह सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।